नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में अब कर्मचारी संगठनों ने शंखनाद कर दिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले लंबे समय से यूपी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार दोनों के खिलाफ कर्मचारियों का जो ये अब आगाज है, इससे क्या कुछ हासिल होने वाला है। कोरोना से लेकर आज तक कर्मचारियों की मांग है कि कैसे कर्मचारी संगठन जो है वो अपने अब तक के कोरोना से लेकर अब तक के महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं मिला और उन्हें समय पर मिले। होली से पहले त्योहार का मौसम होता है, उस समय में अगर सरकार के खिलाफ, घर के मुखिया के खिलाफ अगर शंखनाद हो, इसका अर्थ समझा जा सकता है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी के मायने की यूपी की योगी सरकार और देश की नरेंद्र मोदी सरकार यूपी के कर्मचारियों की इस मांग पर कितना ध्यान देगी और कर्मचारी कितना ध्यान दिलाने में कामयाब होंगे। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अटेवा की। शिव बरन सिंह यादव जी हैं, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की। के.एस. तिवारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप ईपीएफ 95। और गिरीश चंद्र मिश्र जी हैं, जो कि महामंत्री हैं रोडवेज परिषद यूपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर ये जो कर्मचारियों ने हुंकार भरी है, विजय कुमार बंधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कितनी लंबी मांग है ये, कितने समय से चल रही है? कोरोना का तो हम देख ही रहे हैं, ये महंगाई भत्ता जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। देखिए मैम, आपको तो पहली बात जनवादी मुद्दे उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया। क्योंकि आजकल डिबेट तो ऐसे मुद्दे पर हो रहे जिसका कोई लेना देना नहीं, जन सरोकार नहीं है। कम से कम इस विषयों पर आपने विषय पर सामने लाया, पब्लिक के सामने, अच्छी बात है। रही बात, देखिए कर्मचारियों की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं होती है। ये तो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उसको बड़ा कर देते हैं। जबकि मैं बताऊं आपको, सरकार का जो कर्मचारी होता है वो सरकार का आंख नाक कान होता है, और सरकार से न कुर्सी मांगता है न राजगद्दी मांगता है। वो तो ये कहता है कि भाई आपने जो नियमावली बनाई है, आपने जो तरीके बनाए हैं, जो हमें डीए देने का प्रावधान बनाया है, जो हमें आपने खुद कहा है, वो हमें मिल जाए। बस इतनी सी बात है। और रही बात, ये बात सही है, जब जब डीए की बात आती है, कोरोना काल जरूर याद आता है। क्योंकि मैडम कोरोना काल में क्या हुआ कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया, सर्वश्रेष्ठ दिया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जब लोग अपने माँ बाप को छूना नहीं पसंद करते थे, तब हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वो सरकारी कर्मचारी उनके साथ सेवा भाव किए और उन्हें बचाने का काम किया। 18 महीने का वो डीए, मैं तो जब कभी मतलब ये दिल की बात बता, जब जब इस देश में ये बताया जाता है कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो हमें कोरोना काल का डीए याद आ जाता है कि भाई अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारे डीए का क्यों आप नहीं दे पा रहे हैं। पैसे की कमी इस देश के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस सरकार क्या सोचती है कि सरकारी कर्मचारी हमारा गुलाम है और हम जो दे रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, जबकि हक है हमारा, हम टैक्स पेयर होते हैं। आप अगर देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस देश में अगर टैक्स पेयर कोई है तो सरकारी कर्मचारी है। सबसे ज्यादा ईमानदारी से कोई टैक्स पे कर रहा है तो सरकारी कर्मचारी है। टैक्स के मामले में हम नंबर 1 है, हम सरकार के काम करने में नंबर 1 है। हम सरकार की जितनी जितनी योजनाएं हैं सबको जमीन तक उतारने का काम हम नंबर 1 करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमसे फिर मुंह मोड़ लिया जाता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में बता दूं आपको, छपा है, पेपरों में छपा है, टीवी चैनल ने बोला कि पैसे की कोई कमी नहीं है, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो फिर हमारी जब बात आती है तो फिर क्यों आप चले जाते हैं। और अभी आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अभी जस्ट खत्म हुआ है, और अंतिम दिन सारे विधायकों ने किसी पार्टी को, सबका झंडा एजेंडा विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जैसे ही अपने वेतन बढ़ाने की बात आई, सब ने मेजे थपथपा करके बढ़ा दिया। मतलब उसमें एक रत्ती का भी, 1 मिनट का भी विचार करने का मौका नहीं आया कि 1 मिनट का विचार कर ले। मतलब सारे के सारे लोग एक साथ ताली बजाए और उनका वेतन बढ़ गया। विधायकों का वेतन बढ़ सकता है बिना किसी समिति के, बिना किसी कमेटी के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी चर्चा के। तो फिर डीए, फिर हमारी पुरानी पेंशन, फिर हमारी रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। जी तो सरकार का अगर मन है तो कुछ हो सकता है, सरकार का नहीं मन है तो ठीक है भाई, सरकार अपना सरकार बनी घूम रही है, हम गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट है। जी जी
सरकारें आती जाती रहती हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं। गिरीश चंद्र मिश्र जी, सवाल ये है कि मौजूदा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कड़े फैसले लेते हैं। तो आप कर्मचारियों के मुद्दों पर उनका फैसला लेने में देर हो क्यों रही है? ऑडियो ऑन करिए गिरीश जी। जी जी, धन्यवाद मीना जी। डिबेट में शामिल सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको मेरा प्रणाम। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। जो विषय कुछ आप इधर मैंने देखा है, जो कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे आप लेकर आ रही हैं, काफी ज्वलंत मुद्दे हैं और काफी प्रभाव कारक हैं। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी, हमारे चैनल की कोशिश होती है कि हम आम आदमी के और तमाम जो समाज के वर्ग हैं उन सभी वर्गों के प्रमुख मुद्दों को सरकार के सामने रखें। हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, तो हम वही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस ईमानदारी से। नहीं ठीक है मीना जी, जो आज का मुद्दा है, आपने महंगाई भत्ते का विषय लिया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि महंगाई भत्ता इट इज ए पार्ट ऑफ पे, ये वेतन का अंग है और सरकार की नीतियों, सरकार के फैसलों और सरकार की जो कार्य पद्धति या जो एक ग्लोबल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से महंगाई निरंतर बढ़ती है और उस महंगाई को कर्मचारियों को कंपनसेट किया जाता है। उनके पे पैकेट को क्षरण से बचाने के लिए, उनकी क्रय शक्ति बरकरार रखने के लिए महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है। तो ये तो बड़ा स्थापित सिद्धांत है और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसका कैलकुलेशन होता है। तो एक तो वो विषय व्यापक हो जाएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे ही प्रश्न चिन्ह है कि जितना महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है, एक्चुअली वो जो वास्तविक महंगाई है उससे काफी कम होता है। पहली बात तो ये, लेकिन वो दूसरा विषय हो जाएगा। मुख्य रूप से मैं ये समझता हूं कि महंगाई भत्ता तो सारे सेक्टर्स के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, निश्चित पॉलिसी उसकी बनी हुई है, उसके आधार पर मिलना चाहिए। इधर कोविड काल में मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का भी प्रतिनिधि होने के नाते मैं राज्य कर्मचारियों की ओर से भी यूपी स्टेट के कर्मचारी जो है उनकी ओर से ये कहना चाहूंगा कि जब जो कोविड काल की 3 किश्तें हैं, जनवरी 2020 की 4%, जुलाई 2020 की 3% और जनवरी 2021 की 4%, इस तरह से करीब 11% जो महंगाई भत्ते की किश्तें बनती हैं उनका जो एरियर बनता है वो एरियर गवर्नमेंट ने नहीं दिया। ये सारी किश्तें एक साथ जुलाई 2021 से स्वीकृत कर। तो अब जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो फिर इनका एरियर जब सारे सेक्टर्स में, आप अभी विजय बंधु जी कह रहे थे कि सरकार बार बार कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, तो यदि कमी नहीं है और वो कर्मचारी जो मेहनत से काम कर रहे हो ये उनका जायज हक है, तो अब अगर नॉर्मलसी रिस्टोर हो गई है तो ये एरियर उनको मिल जाना चाहिए। एक तो बात ये, और उससे बड़ी एक बात मैं इसमें जोड़ के कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का महामंत्री भी हूं और ये जो रोडवेज है ये पहले गवर्नमेंट रोडवेज हुआ करता था और इसके कर्मचारी भी राज्य कर्मचारी होते थे। 1972 में इसको कारपोरेशन बना दिया और जब कारपोरेशन बनाया तो लिखित एक कमिटमेंट किया गवर्नमेंट ने कि दिया, कर्मचारियों को आश्वस्त किया उस वक्त कि आपके वेतन भत्ते, निवृत्ति लाभ आदि आदि उसी प्रकार विचारे होंगे जैसे सरकारी सेवा में बने रहने पर होते। तो उस समय के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी परिवहन निगम में, तो मैं आपको बताऊं और निगमों की भी यही स्थिति है, हमसे बदतर स्थिति है, लेकिन परिवहन निगम में मैं बताऊं 2001 से महंगाई भत्ता देने की पॉलिसी बदल दी, सारे निगमों के लिए बदल दी इन्होंने। इस वक्त 36 निगम है पूरे प्रदेश में, उस वक्त तो करीब पहले तो 66 होते थे, लेकिन जब पॉलिसी बदली तब भी करीब 55 के करीब थे। तो इन्होंने पॉलिसी बदल दी पूरी तरह से कि महंगाई भत्ता निगमों के कर्मचारियों को उनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया। अब आज ये स्थिति है कि तमाम निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल ही नहीं रहा और जहां हमारे यहां तो जैसे कमिटमेंट था
कि हम उसी प्रकार विचारे होगा जैसे सरकारी सेवा में बने रहने पर होता। हमारे यहाँ भी 2001 से दे तिथि से यानी जुलाई 24 की अगर किस्त है तो वो पता चला 20 महीने 18 महीने बाद स्वीकृत कर रहे हैं और डेट ऑफ ऑर्डर से कर रहे हैं, लगातार वो एरियर मार दे रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का गैर जिम्मेदाराना जो एक तरह से जो निर्णय है ये बड़ा विचारणीय है। और महंगाई भत्ता इट इज ए, मैं फिर रिपीट करूंगा, इट इज ए पार्ट ऑफ पे, इसलिए इसको तो कतई इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं हो सकता। आप क्या कर रहे हैं, निगमों के कर्मचारियों को दे नहीं रहे, परिवहन निगम के कर्मचारियों को, जो रोडवेज से मैं आता हूँ, गवर्नमेंट रोडवेज होते हुए भी, पहले उस आश्वासन के होते हुए भी अभी क्या कर रहे हैं, तो दो तीन तीन किस्त आज की तारीख में अगर देखिए तो राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा, लेकिन परिवहन निगम के कर्मचारियों को आज की तारीख में 46% मिल रहा। 2 किस्तें उनकी बाकी हैं। अभी 8% स्वीकृत किया पिछले दिनों, जो जनवरी 23 की और जुलाई 23 की किस्त थी, वो किस्त स्वीकृत की 5 नवंबर 24 से, यानी 1 नवंबर से भी नहीं की। और ऐसा भी नहीं कि कारपोरेशन घाटे में, कारपोरेशन लगातार प्रॉफिट में, पूरे देश में नाम कर रहा है। कोविड काल में जो परिवहन निगम के कर्मचारियों ने जो सेवाएं दी, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये संकट के साथी हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी कुंभ मेला में जो काम परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया, 3.25 करोड़ लोगों को, उनके श्रद्धालुओं को उनके गंतव्यों तक सकुशल पहुंचाया, किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं, किसी तरह की कोई सेवा में किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की अभी, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा। तो महंगाई भत्ता रोकना ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। और जो इन्होंने कोविड काल का रोक रखा है, उसमें भी एक नई चीज आपको बताएं कि राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उस पीरियड के, उनको रिटायरल बेनिफिट में तो दे दिया, लेकिन निगमों के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो इस तरह की जो विभेद है, उसके साथ ही साथ महंगाई भत्ता, तो मेरा ये मानना है, चाहे आउटसोर्स का कर्मचारी हो, चाहे संविदा का कर्मचारी हो, और चाहे नियमित कर्मचारी हो, ये महंगाई निरंतर बढ़ रही है, इसको कंपनसेट सरकार को हर सेक्टर को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है गिरीश चंद्र मिश्र जी। शिवचरण सिंह यादव जी, सरकार की कोई तो मजबूरी होगी कि ये जो तमाम बातें यहाँ गिरीश जी ने बताई हैं और तमाम अच्छाइयां, मतलब तमाम प्रयासों के बाद, मुख्यमंत्री की मंशा के बाद भी मुख्यमंत्री कर नहीं पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, और हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आज इसमें बुलाने के लिए सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, ये महंगाई भत्ते का ये मुद्दा है, ये बड़ा बेसिक रहा है और हमेशा से हमारा केंद्र और राज्य के बराबर का हमेशा विवाद का विषय रहा है। और सरकार बड़ी मुश्किल से, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना इसलिए हुई थी केंद्र और राज्य के कर्मचारियों की भत्ते और वेतन की समानता को लेकर 66 में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तभी बना। जहाँ तक कि ये इसके कंसेप्ट की बात है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 40s में, तब ये कंसेप्ट आया था और ये कहीं एक ऐसी जगह से शुरुआत हुई थी कि साहब हमारा वेतन कहीं फिक्स किया गया और ये कहा गया आपको 5 रुपए हम देंगे। सरकार के सामने जब हम लोगों ने हमारा पक्ष में जब रखा कि 5 रुपए कितने दिन तक देंगे, उसका कोई मापदंड होना चाहिए, तो ये देखा गया कि जब चावल, गेहूं या जो भी खाद्यान्न या जो भी हमारे जीवन निर्वाह भत्ते हैं, उनके संबंध में जो इंक्रीज होगा उनका हम एक रेशियो निकालेंगे। एक बास्केट बनी और उस बास्केट में कुछ सामान आए जो हमारे जरूरी चीज हुआ करते थे रहन सहन जीवन यापन के लिए, और एक थोड़ा सा उत्थान हो समाज में। ये सरकार की सोच थी, क्योंकि जो वेतनभोगी कर्मचारी है वो बहुत बड़ा एक बाजार का एक तरह से खरीदार है, और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड उसकी एक चर्चा होती है। तो ये माना गया कि एक औसत स्तर पर उस 40s में किया गया। जहां तक इंडिया की बात है, 72 में ये आया भारत में और बॉम्बे से लागू हुआ। डीए 2 तरह का होता है, मैडम आपके माध्यम से अपने साथियों को, हमारे सभी साथियों को पता है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं, एक्चुअली होता दिक्कत ये है कि कर्मचारी जब बैठता है और आपके चैनल या किसी और चैनल से, तो जो पब्लिक होती है, जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो हम लोगों को बड़ा दुश्मनी की नजर से देखता है। टू बी फ्रैंक मैं आपसे कहूँ, ये सब तनख्वाह लेते हैं और ये करते हैं वो करते हैं और काम नहीं करते, और दुनिया का और रहता है और वेतन के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। है ये कि एक समझौता हुआ था 72 में, उसमें 2 तरह के कर्मचारियों को रखा गया, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो आते थे जो नॉन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में रहते थे, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में रहते थे उनका एक अलग रहता था।
और इन दोनों की बास्केट बनी। जीवन निर्वाह भत्ते का एक अलग अलग क्राइटेरिया बना और दोनों को अलग अलग रखने की योजना बनाई गई और दोनों का अलग अलग आया। 7th सीपीसी जब आई थी तो छठे वेतन आयोग जब बैठा था तो उसने एक अपनी संस्तुति दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का जो निर्धारण होगा वो उससे नहीं होगा जिससे आज की तारीख में किया जाता है। एक जो बास्केट बनी है हमारे लिए, जो जीवन निर्वाह की क्या क्या चीजें हैं, उन बास्केट में कौन कौन सा सामान है, ये ऐसे स्थिति पर तय करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लोग होते हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं, जो लेबर क्लास में होते हैं या फैक्ट्री एक्ट में आते हैं या श्रम कानून जिन पे अलग से लागू होता है, उनके एक अलग से माना जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं उनके लिए कहा गया था कि एक सांख्यिकीय एक डिपार्टमेंट है हम लोगों में, भारत सरकार में भी, यहाँ भी, जो गणना का काम करता है, आंकलन करता है पूरे देश में। उनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया जाए और वो गणना करे कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का आंकलन कैसे किया जाए। वो वेतन आयोग लागू तो कर दिया, 7वां वेतन आयोग, लेकिन उस क्लास को सरकार आज तक नहीं उठा रही है। अगर वो आंकलन आ जाए तो आज की तारीख में हम अगर अपनी बास्केट निकाल के देखते हैं तो जो महंगाई भत्ता आज हम 53 के करीब हम आज की तारीख में पहुंच रहे हैं, वो कहीं इस समय 65 के ऊपर हमारा जाएगा। एक दूसरी बात एक ये होती है कि अगर 6 महीने में राजकीय उनकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका 3 महीने में रिव्यू होता है और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका 6 महीने में रिव्यू होता है। ऐसी पोजीशन में अगर हमारा जैसे एक 6 महीने का एक कैलकुलेशन निकाला गया और 2.53 आया, 2.53 आया, तो ये सरकार 2 तो ले देती है, 53 को जो हाशिए में रखते थे हम लोग, मैथ कभी लगाते थे, हाशिया रख लिया, बाद वाले में जोड़ लेते हैं, ये सरकार उसको लेफ्ट कर लेती है। इससे पहले यानी एक दशक पहले अगर 2.53 है यानी कि एक 50% एक पढ़ के 51 हो गया तो पूरा ले लिया जाता था, और अगर 49 रह गया तो इसको हटा दिया जाता था और इस 49 को आगे वाले में जोड़ लिया जाता। एक बहुत बड़ी घटतौली तो यहाँ की गई, ये पूरा खत्म कर दिया गया। अगर 2.98 भी है तो 2 दिया जाएगा, 98 को खत्म कर दिया जाए। एक तो ये गड़बड़ करते हैं। जो बास्केट है हमारी, जिसकी लेकर मुद्रा का सूचकांक तय होता है, जिसको लेकर हमारा ये माना जाता है कि हमारा इतने % बनेगा, उस बास्केट में सामान क्या क्या है, वो सामान का सरकार न तो हमारा शिमला पैक्ट की बात करती है जहां पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था या जिसके आधार पर वो फैक्ट चलता है, न उसकी बात करती है, न वो लेबर वाला बात करती है जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आता है। बस उन्होंने जारी कर दिया कि साहब इतना हो रहा है, अब इसी को कर लीजिए। एक दूसरी बात, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक रिव्यू जारी होता है, सर्वे जारी होता है, उसको लेके हम लोग बात करते हैं उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट से या ऑर्गेनाइज सेक्टर से या सांख्यिकी के लोगों के साथ, तो इस बात को महसूस करते हैं कि आपकी बात तो सही है, लेकिन ये सरकार करे तब ना। अब मुद्दा आता है कि ये जो डीएनएस हमारा अलाउंस है जिसको 18 महीने के किए पड़े, भाई अभी मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, अभी 1-2 दिन पहले बात हुई थी, नगर निगम लखनऊ में पार्षद और मेयर के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि साहब हमारे यहाँ की निधि बढ़ाई जाए। एक छोटी सी इकाई है, क्यों निधि बढ़ाई जाए? इसलिए कि वो विकास कार्य कर सकें। अगर वहां सब कुछ सामान्य निधि बढ़ाने के बाद जनतंत्र के आदमी में जनसंख्या के आधार पर अगर कर रहे हैं, जैसे बंधु जी ने कहा था कि विधायकों ने अपने बढ़ा लिए, वो अपने वेतन भत्ते बढ़ाए ना बढ़ाए उसकी हम बात नहीं कर रहे, अपने यहाँ के विकास कार्यों के लिए, यानी कि जो मिनिमम में हुआ करता था वो आज की तारीख में आराम से चल रहा है। ये बात कर्मचारियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। हो सकता है कि किसी और को बताएं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को मालूम है कि 1 रुपया कहाँ से संकलित हो रहा है और वो 1 रुपया कहाँ पे व्यय हो रहा है, ये हमें मालूम, हमसे बेटर कोई नहीं जानता है और हम ही को समझा रहे हैं। ये बात अब प्लेटफॉर्म आपका जैसा चैनल आता है, इससे अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग वही आंदोलन, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से बात करते हैं, उसी टाइप से सुना जाता है। हमारा काम आंदोलन करना है, सरकार का काम सुनना है। अब चूंकि घर की बात है, सरकार भी हमी है और आंदोलन की ताकत जो है शिवचरण सिंह यादव जी, कर्मचारियों की एक बहुत जबरदस्त ताकत हुआ करती थी, क्या वो ताकत कम हो गई है के.एस. तिवारी जी? मीना जी आपको धन्यवाद। आपने कम से कम इन सरकारी कर्मचारियों की क्या दुर्दशा है और उसको आपने समझा, और सभी जो लोग चैनल में जुड़े हैं उनको भी नमस्कार और आपका विशेष धन्यवाद। जी तिवारी जी बोले, उनके इंटरनेट में कुछ इश्यू नजर आ रहा है, कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं तिवारी जी। तिवारी जी का ऑडियो आए तब तक वापस विजय कुमार बंधु जी मैं आपके पास आऊंगी। के.एस. तिवारी जी को या तो दोबारा रिकनेक्ट करें प्लीज,
विजय कुमार बंधु जी, कर्मचारियों की ताकत का अंदेशा या जो सरकार को इसका एहसास नहीं है कि कर्मचारियों की ताकत कितनी है? ऑडियो ऑन करिए विजय जी। विजय कुमार बंधु जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। ऐसा नहीं कि उनको एहसास नहीं है, एहसास उनको है। एहसास अगर ना होता तो 1 अक्टूबर 2023 की रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी पुरानी पेंशन को लेकर के। 20 साल से जो यूपीएस चली आ रही थी, उसकी तारीफ की जा रही थी, यू टर्न करके यूपीएस पे आना पड़ा। इसका मतलब कहीं न कहीं दबाव, कहीं न कहीं प्रेशर, कहीं न कहीं आंदोलन का वो प्रेशर बना और उसी वजह से उनको अपना चेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो लाए हैं वो और खराब है, वो और उससे खराब है। इसमें कोई नहीं, पूरा देश का कर्मचारी मानता है। कुछ चंद लोग हैं जो सरकार की चमचागिरी में रहते हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं। ये हर जगह होता है, हर काल में हुआ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एहसास है, एहसास ना होता तो बदलाव ना होता। अभी मैं आपको बताऊं, एक और उदाहरण आपको दूं कि एहसास है। उत्तर प्रदेश के अंदर विज्ञापन को लेकर के पेंशन का एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप इसको लागू करिए, ये इनका नैतिक अधिकार है, क्योंकि विज्ञापन में है तो इसका मतलब विज्ञापन पहले का 2005 का पहले का, तो सरकार उसको मान नहीं रही थी। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के रिजल्ट आए और रिजल्ट सत्ता पक्ष के खिलाफ गए, तो तीसरे दिन वो आ गया कि हाँ विज्ञापन के आधार पर हम सहमत हैं और उसका आदेश भी आ गया। अब वो इम्प्लीमेंट की प्रक्रिया में है। तो आंदोलन हम सब ने किया, आंदोलन मजबूती से हुआ, उसका असर भी कहीं न कहीं दिख रहा है। दुर्भाग्य थोड़ा सा ये है, जो जिस बात पर मैं केंद्रित होना चाहता हूं, कि वर्तमान दौर में जो सरकार है वो बहुत संवेदनहीन है और तानाशाह है। तो जब तानाशाही होती है, जब संवेदनहीनता होती है, तो बहुत सी चीजें अच्छी परसों की हुई, अच्छी संघर्ष किया हुआ, अच्छी लड़ाई हुआ हो, उस ताना खा के तय खाने में दबता है। वो ये शो करना चाहते हैं कि नहीं मैं किसी को सुनने वाला नहीं हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। जबकि ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, हम सब वोटर होते हैं, हम सब नागरिक हैं। तो हम नागरिकों ने मिलकर सरकार बनाई है। आज आपकी बनाई है, कल नहीं अच्छा लगेगा दूसरी बनेगी। तो ये जो तानाशाही की प्रवृत्ति और संवेदनहीनता प्रवृत्ति, इससे दिक्कतें आ रही हैं। संवाद बिल्कुल नहीं है, संवादहीनता है। पहले कर्मचारी आंदोलनों के पहले सरकार बुला के बात करती थी, आज क्या है, नहीं मैं तो नहीं सुनूंगा, मैं तो जो कह दिया सो कह दिया। तो ये जो समस्या है इसकी वजह से, बाकी ना आंदोलन कमजोर हुए हैं, ना संघर्ष कम हुए हैं। इस दौर में भी संघर्ष के बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किया हम लोगों ने, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। और भी आपको एक जानकारी और बता दें, अभी जो यूपीएस आया है उसी के खिलाफ पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जा रहा है। 1 अप्रैल से, क्योंकि यूपीएस लागू करने जा रहे हैं, तो हम लोग पूरे देश में काला दिवस, और 1 तारीख को मजदूर दिवस है। हम सब पूरे देश के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो 1 मई जंतर मंतर जा रहे हैं अपने हकों के लिए। तो आंदोलन अपना काम कर रहे हैं, आंदोलन अपना असर भी दिखा रहे हैं। बस संवेदनहीनता और तानाशाही की वजह से वो परिणाम जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते, इसमें कोई डाउट नहीं। जी, तो संवेदनहीनता जो ये है गिरीश चंद्र मिश्र जी, सरकार की संवेदनहीनता आपका पक्ष है, सरकार की सीमाएं उसका पक्ष है, सरकार का बजट उसका पक्ष है, सरकार की प्राथमिकताएं उसका पक्ष है। सरकार की अभी प्राथमिकता नहीं है आपकी मांग पूरा करना, ऐसा ही लग रहा है। मीना जी, ये प्रश्न तब खड़ा होता जब कोई हम अलग से मांग कर रहे होते, कोई नई चीज मांग रहे होते, कोई नई सुविधा की बात कर रहे होते। तो नई सुविधा की बात तो कर नहीं रहे। आज आपने जो विषय लिया महंगाई भत्ते का, महंगाई भत्ता तो स्थापित सिद्धांत के अंतर्गत है, गवर्नमेंट ने स्थापित कर रखा वो सिद्धांत। अभी शिवकरण जी बता रहे थे कि 1966 में जब राज्य कर्मचारी यहाँ यूपी में लड़ाई हुई, राज्य कर्मचारियों ने 62 दिन की हड़ताल की, तो एक ही मुद्दा था, केंद्र प्रांत महंगाई भत्ता एक हो। एक ही मांग थी और कुछ नहीं था, केंद्र प्रांत महंगाई भत्ता एक हो। इसको लेकर के 62 दिन की हड़ताल हुई, हजारों लोग जेलों में गए, तमाम लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद सरकार ने फैसला किया 62 दिन की हड़ताल के बाद कि केंद्र और प्रांत का महंगाई भत्ता एक होगा, यानी यूपी स्टेट के कर्मचारियों को वही महंगाई भत्ता मिलेगा जो राज्य केंद्र के कर्मचारियों को मिलेगा। और उस वक्त हमारे सीनियर्स बताते हैं कि 1 रुपया महीना बढ़ा था,
₹1 महीने की बढ़ोतरी के लिए 62 दिन की हड़ताल हुई थी और सफल हड़ताल थी। 100% बंद थे सारे विभाग। तो ये जो इतने संघर्षों के बाद इतने लोगों को, मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया ये बताया जाता है, ऑन रिकॉर्ड है, कि हमारा चूंकि उस वक्त रोडवेज भी गवर्नमेंट रोडवेज था, तो हमारा एक ड्राइवर था बरेली का, उसने भावुक होकर के जब 62 दिन हड़ताल चली, इस बीच में इतनी क्राइसिस आ गई, इतना लोग मतलब एक तरह से चूल्हा जलना उनका मुश्किल हो गया, तो उसने भावना बस अपने पेट में छुरी मारी। इतना जी इमोशनल वो सीन था। तो ऐसे जी संघर्षों के बाद हमने केंद्र प्रांत महंगाई भत्ता 1 की लड़ाई के अंतर्गत वो हासिल किया। आज उसमें डिस्पैरिटी की जा रही है, तमाम तरह से उसमें राइडर्स लगाए जा रहे हैं। अभी बात सामने आई, हमने खुद वो बात कही कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आगणन जो है वही गड़बड़ डिफेक्टिव कर रखा है। उसके हिसाब से रेट कुछ और बनता है, दिया कुछ और जाता है। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मैंने जो ये सवाल उठाया कि साहब संविदा और आउटसोर्स के लोगों को भी महंगाई से कहीं ना कहीं लिंक करना चाहिए, वो इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत तो हर 6 महीने पे ये अप्रैल और अक्टूबर में डीए देते हैं, रिवाइज करते हैं। उनका सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। हम लोगों का स्टेट एम्प्लॉयज का अलग है, यानी और हम जो स्टेट एम्प्लॉयज का है वही हमारा है। लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जिनको मजदूरी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत जिनको वेजेस तय की जाती है, उनकी उनका डीए तो 6 महीने पे रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो संविदा के या आउटसोर्स के लोग हैं, क्या उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत आच्छादित कर रखा? क्या उनको जी उतनी वेजेस दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे। जब उससे आच्छादित नहीं किया तो वो डीए भी नहीं दे रहे। इंटरनेट की परेशानी से निश्चित जी मैं आपके पास गिरीश जी वापस आऊंगी। जी के जी एस तिवारी जी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, हम चर्चा ये कर रहे थे कि गिरीश जी ने भी जैसे कहा कि दरअसल महंगाई बढ़ना और नहीं बढ़ना दोनों के लिए जिम्मेदार सरकार को माना जाता है। अब अगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है तो सरकार को कर्मचारियों की चिंता करनी चाहिए और महंगाई भत्ता देना चाहिए। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जो इतनी अस्वाभाविक क्यों हो गई है सरकार के लिए? वास्तव में मीना जी, जो भी बंधु जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल बंधक बना कर सरकार रखना चाहती, और इसकी वजह ये है कि हर सरकार के अलग संगठन है। जैसे बीजेपी का संगठन बीएमएस है, वो उसके इशारे चलेगा। जब संगठन एक नहीं होंगे तो कर्मचारियों की यही दुर्दशा होगी। सरकारी कर्मचारी अपने को ज्यादा हाई फाई समझता, निगम कर्मचारी को है जस्ट देखता। निगम के कर्मचारी भी पहले सरकारी कर्मचारी थे, और दोनों की सेवा शर्तों में है कि है नहीं होंगी। उसके बाद भी जब कोई आंदोलन होता है, जब तक एक साथ मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे सरकार से, तब तक यही दुर्दशा रहेगी। मीना जी, आप मान के चले। और जो आंकड़े क्यों नहीं मानती सरकार? आंकड़े सरकार ने बनाया, और सरकार ने आंकड़ों पर क्यों नहीं चलती? अब छठा वेतन आयोग 2006 से लागू करेंगे और देंगे 2010 में। यानी कितनी दादागिरी है सरकार की कि बिल्कुल बंधक बना कर्मचारी रखती, कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाहती। और एमएलए एमपी अपने आप सब हाथ उठा करके बना लेते हैं कि इतनी महंगाई से इतना चाहिए। यानी महंगाई, सरकार कर्मचारियों को महंगाई नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? तो ये दुर्दशा हो रही है। जब तक एक साथ मिलकर सभी मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे। अब आप सोच लें, ईपीएफ 95 के जितने कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्या वो निगम के कर्मचारी नहीं थे? क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे? ईपीएफ के जितने मेंबर्स हैं उनको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? तो ये दुर्दशा है, हम मान के चलते हैं और सभी मान के चलते हैं। लेकिन जब एक साथ कोई आंदोलन करता है तो पीठ में छुरा भोंकने का काम लोग कर जाते हैं। इसका फायदा सरकार यही बात थी जिसकी तरफ मैं आपसे समझना चाह रही थी कि कर्मचारियों की ताकत आखिर कम क्यों हुई है? क्योंकि कर्मचारी एकजुट नहीं है, अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं और अलग अलग हितों से बंटे हुए हैं।
ऐसे में शिवचरण सिंह यादव जी, सवाल ये है कि सरकार भी जानती है कि इनकी जो टूटन है, इनका जो बिखराव है, उसका फायदा कैसे उठाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है। सरकार को सब अंदर की सारी जानकारी, हमारा एक इश्यू है, इस बात को लेकर संभवतः सभी लोग सहमत होंगे और बहैसियत एक न्यूज़ चैनल आप भी इस बात को करेंगे, हमारे और सरकार के बीच में ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। ब्यूरोक्रेसी वो चीज़ है जो अभी 66 की लड़ाई की बात अभी गिरीश जी ने समर्थन किया इस बात को, उसका आधार यही था। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं कि 90s में एक समय में एक मुख्यमंत्री थे, नाम लेना उचित नहीं है किसी प्लेटफॉर्म से, वो एक छोटा मोटा कार्यक्रम साल में एक बार करते थे और हम लोग को बुलाते थे हर मामले में। हमारा ये डीए जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो डीए फ्रीज करने जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट, और उसकी फाइल करीब करीब अंदर अंदर तैयार हो गई थी। हम लोगों को पता चल गया था और आंदोलन का कार्यक्रम बना रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वहीं पकड़ा, हमारे अध्यक्ष जी थे, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि बताइए हमारे खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा आंदोलन करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप तो हमारा महंगाई भत्ता खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई विचार में नहीं। देखो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाइए। वही चीफ सेक्रेटरी साहब थे, आए और उन्होंने कहा हाँ साहब, हाँ तो नहीं कहा लेकिन गर्दन हिलाया, बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये फाइल मेरे सामने आना नहीं चाहिए, वीड आउट करके खत्म करिए। ये संवाद होता था। आज की तारीख में ये करीब करीब सभी का, हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी का ये मानना होगा कि मुख्यमंत्री से मिलने का मतलब भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिलना आसान है, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम कर्मचारी संगठन के नेता नहीं मिल सकते हैं। पब्लिक की बात तो अलग चीज है, वो कहीं भी जाए कुछ करें हम नहीं जानते। जब नीति निर्माता या एक्शन जिनको लेना है, निर्णय लेना है, जो नीति निर्धारित करना है, वो मिलेंगे नहीं तो हमारी बात पहुंचाएंगे कौन? और हम कहेंगे अपने ब्यूरोक्रेसी के लोगों से, और वो ब्यूरोक्रेसी वाला क्यों कहेगा कि सब कुछ गलत चल रहा है? तो रामराज बताता है रामराज चल रहा है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारी समस्या हुई। छोटी छोटी बातें। इस प्रदेश का मुख्य सचिव 28 बार आदेश कर चुका है कि हर महीने विभागीय बैठकें होनी चाहिए, कलेक्टर से लेकर और प्रमुख सचिव तक, हर महीने, और नहीं मानता उनकी कोई, विभागाध्यक्ष नहीं मानता, और इस बात की शिकायत हम फिर करते जाते हैं। विभागीय पदोन्नतियां समय पर होनी चाहिए, कट ऑफ डेट चीफ सेक्रेटरी दे देते हैं कि फला तारीख में पदोन्नत हो जानी चाहिए, कोई नहीं मानता उनकी बात। इसलिए नहीं मानता कि जब निर्णय लेने वाला कोई और है और उसके तक हमें पहुंचाना है अपने रास्ते से कि सब अमन चैन चल रहा है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारी का काम चिल्लाना, उनको चिल्लाने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे, क्रैश कर देंगे, जैसे बंधु जी भी कह रहे थे, वो क्रैश कर लेंगे, विघटित कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे, या कंफ्यूज कर देंगे कि साहब उनका काम ऐसा ही है, अगर ये मान रहा है तो दूसरा वाला हमारे पक्ष में खड़ा है, एक संगठन में 2 संगठन बना देंगे, वगैरह वगैरह। ये सब नीति चलती है, ये तोड़ने का हमारा काम करते हैं। जब तक जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, जिनको मुख्यमंत्री कहते हैं या कंसर्निंग मंत्री कहते हैं, ये जिनको प्रभार दिया जाता है, वो लोग मिलकर आकर मासिक या 3 महीने में, 4 महीने में हम लोग की बैठकें नहीं कर लेते, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हम अगर जी, बात अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो वो सुनने के तैयार नहीं, वो कहते हैं आईएएस तो आपका सही कह रहा है। बिल्कुल, तो सरकार का तो काम है कि कैसे वो अपने कामों को सुंदर दिखाने के लिए तमाम जो वर्ग हैं उनको बांटे। इसलिए आपके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी जो बांटने का काम कर रही है, वो तो समझ में आता है, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अगर कर्मचारी संगठन उस सरकार के मिशन में उनको सफल होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती चूक कर्मचारी संगठनों की है कि उन्हें सरकार को सफल नहीं होने देना है, ताकि उनकी मांगे और उनके हितों की पूर्ति हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, महंगाई भत्ते के लिए अब कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश में हुंकार तो भर चुके हैं, लेकिन एकजुटता जो उनमें नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ लोगों को अपने साथ जो ले लिया जाता है या मिला लिया जाता है, उससे उनका जो आंदोलन कमजोर हो जाता है। आंदोलन की हुंकार वैसी नहीं रहती कि सरकार पर दबाव बने और सरकार को ये फैसला लेना पड़े। महंगाई भत्ता एक बुनियादी जरूरत है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर भत्ता भी मिलना जरूरी है। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और कर्मचारी संगठनों को समझना भी चाहिए कि सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।